चलो कंटिन्यू करें अपना लीज टर्म। तो हम सबसे पहले क्या लीज टर्म से हम्म। स्टार्ट करना था यहाँ पे, क्योंकि रेस्ट भी कवर्ड इन अर्लियर सेशन। हाँ। तो हमें हाँ लीज टर्म की असेसमेंट अब हमें कब करनी होती है? कमेंसमेंट डेट पे, इंसेप्शन डेट पे? एक उस पे इंसेप्शन डेट पे। कमेंसमेंट डेट पे। कमेंसमेंट डेट पे। हाँ, इंसेप्शन डेट पे तो हम ये पता करते हैं कि लीज है नहीं है। राइट। हाँ, तो लीज टर्म क्या होती है? एक रेंट फ्री लीज टर्म पीरियड। हमारा एक, हाँ, नॉन कैंसिलेबल पीरियड, रेंट फ्री पीरियड हो गया। और अगर रिन्यूएबल ऑप्शन है और लेसी एक्सरसाइज करने के उसके हाई चांसेस है तो वो ऐड करेंगे। राइट। टर्मिनेशन ऑप्शन है, अगर वो एक्सरसाइज नहीं करना चाहेगा तो उसके वो ऐड कर देंगे। राइट, करेक्ट। टर्मिनेशन ऑप्शन। हम्म। तो इसके अंदर अब क्या हो जाएगा, जैसे हाँ सेम हो गया वही, अब रीजनेबल सर्टेनिटी चाहिए रिन्यूएबल और टर्मिनेशन ऑप्शन में। और इन दोनों रीजनेबल रीजनेबल सर्टेनिटी के लिए हमें क्या है, इकोनॉमिक इंसेंटिव चेक करना होता है कि लेसी एक्सरसाइज इकोनॉमिक करेगा या इंसेंटिव नहीं करेगा। करेगा या नहीं करेगा, बिल्कुल। हाँ, और इसको और असेसमेंट कैसे कर सकते हैं, ऐसे लेसी की पास प्रैक्टिस, इंटेंशन और एस्टिमेट कर सकते हैं। हाँ, उसके उसके फ्यूचर बेनिफिट्स उसको किस तरीके से आएंगे। हाँ, अब जैसे इसमें फैक्टर्स, चार फैक्टर्स हो सकते हैं, जल्दी से कवर कर लेते हैं। कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड, जैसे कि अमाउंट ऑफ लीज पेमेंट कितनी है वहां पे, कि उसके अंदर कंपेयर टू मार्केट टर्म्स कितनी है, कॉस्ट एसोसिएट मार्केट कितनी होगी टर्म्स चेंज करने पे। एसेट बेस्ड, चेंज करने पे। लोकेशन के एसेट की कॉस्ट एसोसिएटेड क्या है उस प्रोडक्शन से रिलेटेड, और ऑल्टरनेटिव आइटम है या नहीं है उससे रिलेटेड। एंटिटी बेस्ड क्या हो सकती है कि फाइनेंशियल कॉन्सिक्वेंस क्या आएंगे, टैक्स कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं, या नेचर मतलब नेचर एसेट ऑफ स्पेसिफिक है या नहीं है। स्पेशलाइज्ड। ओके ओके। और मार्केट मार्केट क्या हो सकता है, स्टैट्यूटरी लॉ एंड रेगुलेशन है वहां पे, या क्या चीज है अगर। हम्म। और मार्केट मतलब रेंटल्स। अगर हम्म। मार्केट रेंटल्स क्या है, ठीक है। हाँ, और मार्केट रेंटल्स कंपेरेबल एसेट के साथ क्या कंपेयर करके करे तो। हम्म। ये हो गया। तो अब हाँ नेक्स्ट करना है लीज इन्वॉल्वमेंट बिफोर कमेंसमेंट डेट। अगर इसमें क्या है कि लीज की इन्वॉल्वमेंट मतलब, तुम्हें एक कंसेप्ट पता है ये वाला पहले, थोड़ा बहुत? लीज इन्वॉल्वमेंट मतलब मेरे ख्याल से कुछ ऐसा था ना इसमें कि वो पहले ही उसके पास था एसेट, कुछ ऐसा। ध्यान नहीं आ रहा मुझे। हम्म। इसमें तुमने लिखा हुआ है ना, मे ऑब्टेन लीगल टाइटल बिफोर लीगल टाइटल इज ट्रांसफर्ड टू लेसर। यस, एन एसेट एंड इज द लीज टू एसेट इज लेसी। लीज टू लेसी। यस। लेसी ने पहले एक्वायर कर लिया ना, जैसे मान लो लेसर ने लेसी को ट्रांसफर की थी एसेट, वो मैंने हाँ एक्वायर हाँ कर हाँ ली, हाँ। लीगल टाइटल मेरे मैंने ऑब्टेन ही कर लिया, मतलब मैंने परचेज कर लिया, तो सामने वाले ने सेल कर दी। सेल कर दी, ठीक है। हाँ, तो लीज मतलब ओके। पहले भी हो सकते हैं ना, बिफोर कमेंसमेंट डेट, अगर कि मैंने पहले एक्वायर कर ली, लीगल टाइटल ऑब्टेन पहले कर लिया ओके। उसका। अच्छा, ओके, ठीक है। तो वो क्या ट्रांजेक्शन बन जाएगी, उसके बाद सेल्स फिर ऑन लीज बैक की। सेल और लीज बैक की बन जाएगी, बिल्कुल। हाँ, और अगर नहीं है तो मतलब पहले अगर कि लीज की अगर कंट्रोल कब होगा, बिफोर एसेट इज ट्रांसफर टू लेसर। मतलब जैसे अंडरलाइंग एसेट जब हमें मिल रही है लेसी को, उससे पहले कि वो सेल हो चुकी है ऑलरेडी, मतलब लेसी ने पहले बेच दी, सेल कर दी, फिर लेसी ने आगे हाँ हाँ। मतलब वापस लीज पे दे दी, तो वो सेल्स एंड लीज में। वापस लीज, सेल्स एंड लीज बैक हो गया, बिल्कुल। अगर नहीं है तो ये ट्रांजेक्शन लीज नहीं बनेगी वहां पे, अगर ये चीज नहीं लीज हो। नहीं बनेगी। हम्म। ओके, मतलब वो तो ये माना जाएगा ना, नॉर्मल सेल ही हो गई एसेट की। हाँ, बस सेल सेल और वो कर रही है, क्योंकि सेल्स एंड लीज बैक में आगे हम्म। ये भी वैल्यूएशन होगी ना, लोन पे सेल्स प्लस लोन है, ओके। लोन ट्रांजेक्शन है, या सेल्स प्लस लोन प्लस लोन है। हाँ, लोन प्लस लोन। हम्म। रीअसेसमेंट के लिए वही आ गया कि कंट्रोल क्या है, रीजनेबल सर्टेनिटी कंट्रोल क्या है। लेस। ठीक है, सेम है। नाउ मेन अब आ गया हमारा लीज पेमेंट, जो लेसी और लेसर के लिए मतलब लेसी के मेन पॉइंट ऑफ व्यू से हम इवैल्यूएट करेंगे। फिक्स पेमेंट, इट कैन आइदर बी फिक्स अमाउंट पेड इन वेरियस वेरियस इंटरवल्स इन लीज, इंटरवल्स। कि कभी भी हो सकते हैं वेरियस इंटरवल्स, कभी भी हो सकते हैं कि जो उनके एग्रीमेंट में डिफाइन हो, दैट कैन बी देयर। और पेमेंट दैट चेंजेस ओवर टाइम, इंक्रीज रेंटल्स हो सकते हैं, जैसे कि हाँ, 500 फाइव रुपीज। हंड्रेड हम इंक्रीज करेंगे, वैसे वो वेरिएबल दिख रहा है कि अमाउंट चेंज हो रही है, बट वो है फिक्स्ड, कि वो बट वो चेंज है ओवर टाइम हो फिक्स। रहा है, ओवर द टाइम हो रहा है। ओवर द टाइम। हम्म। अब तुम ये ठीक बताओ है। इन सब्सटेंस फिक्स पेमेंट्स क्या होती है? इन सब्सटेंस फिक्स पेमेंट बेसिकली हमारी वो पेमेंट्स हो गई जो हमें लगता है कि वो वेरिएबल है बट वो है फिक्स्ड ही। उनका सब्सटेंस फिक्स्ड है। जैसे कि अगर लेसी पे ऐसा कहा गया कि आपको पर आवर 1000 रुपीज देने हैं हम्म। एसेट के यूज के, लेकिन मिनिमम अमाउंट आपको 10 लाख ही 10 लाख देनी ही पड़ेगी। तो वो हम्म। मिनिमम अमाउंट जो 10 लाख है वो हमारा इन सब्सटेंस फिक्स हो गया। क्योंकि वैसे अगर हम देखें तो
अगर हमने 8 आवर्स यूज करी 1,000 के हिसाब से, हाँ। मतलब 80, मतलब थोड़ा बड़ा 80 आवर्स यूज करी हम्म। तो 8 लाख हो गया। लेकिन ओके। अगर हम उसको वैसे देखें, पर लेकिन लेसी को देने तो 10 लाख ही है मिनिमम, क्योंकि लेसर ने कह रखा कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है कि 10 लाख मिनिमम आने ही आने हैं। तो ये तो मिनिमम अमाउंट जो मतलब बेसिकली टाइम और यूसेज पे पे की जा रही है। जैसे ये यूसेज पे बेस्ड थी, हो सकता है कोई टाइम पे बेस्ड हो, हम्म। है ना। राइट। और मतलब कि इसमें ये नहीं पता करा जा सकता कि ये वेरिएबल है या नहीं है। मतलब ओके। ऐसा ऐसा जैसे एक और चीज है कि रियलिस्टिक सेट, कि मतलब अगर कॉन्ट्रैक्ट में दो रियलिस्टिक सेट्स हैं, तो मतलब जो हम्म। जिसकी भी मतलब काफी सारे जो ऐसे लेसी चूज कर सकते हैं कि हाँ हम ये भी पे कर देंगे, ये भी पे कर देंगे, ये भी पे कर देंगे। तो उसमें जो सबसे छोटी अमाउंट है, जो उसको मिनिमम तो पे करनी ही पड़ेगी, तो वो हमारी इन सब्सटेंस हम्म। फिक्स्ड होगी। करेक्ट। कोई एक एग्जांपल और दे सकते हो बस? एक तो तुमने दे दिया कि यूजर्स के बेस पे हो, कोई एक एग्जांपल हो। हम्म कोई एक एग्जांपल, जैसे मान लो लेसी लेसी को कहा कि, जैसे वो था ना एक, क्या नहीं आ रहा मुझे, क्वेश्चन भी था इसमें एक। मैं बताता हूँ, जैसे क्या हो गया कि सेल्स के बेसिस पे हो गया कि आप सेल्स इतनी हाँ करोगे। सेल्स वाला, हाँ सेल्स सेल्स बिल्कुल। हाँ, जैसे आप कि वो 10,000 सेल्स यूनिट्स की करोगे तो हम मिनिमम 1 लाख चार्ज करेंगे, 0 to 1 लाख चार्ज 10,000 करेंगे। यूनिट्स तक। 10,000 से ऊपर 2 लाख चार्ज करेंगे, तो 1 लाख इज मिनिमम एंड इज द लोअर ऑफ 1 द। लाख इज लोअर ऑफ द टू। राइट। वही मोर टू रियलिस्टिक सेट्स वाला। यस। हाँ, इन वेरिएबिलिटी हो सकती है, इन सब्सटेंस अनअवॉइडेबल है। ऐसे समझ लो अनअवॉइडेबल है, 1 लाख अनअवॉइडेबल हमें है। पे पे करने ही करने हैं, चाहे कितने हो, चाहे जीरो से कुछ हम्म, भी हो। कुछ जैसे भी पेमेंट हो। स्ट्रक्चर्ड एज वेरिएबल बट नो जेन्युइन वेरिएबिलिटी क्लोजिंग, मतलब ठीक है जिस थ्योरी वो से, दैट इज मोर देन सेट ऑफ वन कंपोनेंट। जैसे वन। उसी केस में कि दो कंपोनेंट है, वहां पे मोर देन वन है एंड ओनली वन सेट इज रियलिस्टिक, मतलब एक सेट तो रियलिस्टिक। रियलिस्टिक है ही कि हमें 1 लाख जैसे उस एग्जांपल में पे करने ही करने हैं, तो हम उसको पे रियलिस्टिक करने वन ही को चूज करने। कर लेंगे एंड मेक हाँ एटलीस्ट वन पेमेंट इन दो सेट, कंसीडर एग्रीगेट टू लोएस्ट अमाउंट, जैसे तुमने कहा था कि उसमें लोएस्ट लोअर अमाउंट चूज डिस्काउंट। करेंगे। हाँ डिस्काउंट बेसिस, यस। डिस्काउंटेड बेसिस। नेक्स्ट आ गया एक्सरसाइज प्राइस ऑफ द परचेज ऑप्शन। अगर हमारे पास परचेज ऑप्शन है तो उस केस में उसकी रीजनेबल सर्टेनिटी क्या करेंगे, तो तुम्हें सर्टेनिटी कैसे है। करना है? अगर हमें भी ऐसे होता है कि अगर मान लो वो एसएससी, वो सॉरी एसएससी कह रही हूँ, लेसी हाईली एक्सपेक्टेड है कि वो एक्सरसाइज करेगा अपना ऑप्शन, तो ओके। वो हम उसको ऐड करेंगे रिन्यूअल ऑप्शन को। नहीं सॉरी, हम्म। परचेज ऑप्शन है तो हाँ, मतलब परचेज ऑप्शन अगर लेसी एक्सरसाइज करेगा तो हम उसको ऐड करेंगे। अगर वो नहीं है, सर्टेनिटी नहीं है उसमें, तो वो हम नहीं ऐड करेंगे। परचेज ऑप्शन ऐड करेंगे नहीं करेंगे मतलब? अ, मतलब देखो जो भी ये एक्सरसाइज प्राइस ऑफ परचेज ऑप्शन है, ये हमारा हम्म। एट द एंड ऑफ लीज पेमेंट होगा। ठीक है। हम्म। तो मान लो अगर 10 साल की लीज पेमेंट है, तो 10th ईयर में एसएससी वो लेसी को पता होगा कि उसको अगर परचेज करनी है तो उसको ये वाली एक्स्ट्रा अमाउंट पे करनी पड़ेगी। हम्म। ठीक है, ये जज हम कमेंसमेंट डेट पर ही कर लेंगे जब लीज पेमेंट्स कैलकुलेट कर रहे होंगे। हम्म। या अगर मान लो सब्सिक्वेंटली हमें लगता है कि ऐड करना है, तो तब हमने ऐड कर दिया। तो ये राइट। चीज है। हाँ, तो एक्सरसाइज प्राइस और परचेज ऑप्शन में हम रीजनेबल सर्टेनिटी देखेंगे, अगर अगर है तो इंक्लूड करेंगे, नहीं है तो इंक्लूड नहीं करेंगे। नहीं है तो बट नहीं, हमें नहीं सब्सिक्वेंटली करेंगे। भी रीमेजर करनी पड़ सकती है वहां पे करनी असेसमेंट पड़ में। सकती है बिल्कुल, क्योंकि हम्म। मान लो लीज पेमेंट चेंज हो गई, कुछ हो गया। राइट। और सिमिलर केस में अगर टर्मिनेशन का ऑप्शन है वहां पे, तो हम कर सकते हैं यहाँ पे कि टर्मिनेटिव वो पेनल्टी भी अगर हाँ। जो हमें पे करनी है तो। हाँ पेनल्टी टर्मिनेशन अगर जो लेसी को पे करनी है, हम्म। और लेसी एक्सपेक्टेड टू टर्मिनेट है, तो राइट। टर्मिनेट कर देगा। हाँ। अब और हमें देखना है अब वेरिएबल लीज पेमेंट, अगर ये देखना पड़ेगा कि बेस्ड ऑन इंडेक्स और रेट है या नहीं है, अगर है तो हम इंक्लूड कर देंगे वहां पे, इंक्लूड कर देंगे। अगर नहीं है तो उसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे खुद नहीं करेंगे। वेरिएबल लीज पेमेंट्स को। Right. जैसे हम्म अगर इंडेक्स और रेट का क्या एग्जांपल हो सकता है, सीपीआई, सीपीआई बेंचमार्क और रेट जैसे लाइबो माइबोर हो सकता है, लाइबा, मार्केट रेंटल रेट्स, मार्केट रेंटल रेट्स। क्योंकि मार्केट रेंटल में जो भी चल रहा होगा उसके अकॉर्डिंग हम चेंज कर देंगे, तो हम्म। उसके अकॉर्डिंग हाँ वहाँ पे डोंट फ्यूचर डिपेंड ऑन एक्टिविटी। फ्यूचर एक्टिविटी इफ चेंजेस सब्सिक्वेंटली देन आरआरओ। देन आरआरओ क्या है ये? अकाउंटिंग कैसे करोगे अगर बेंचमार्क लाइबो रेट चेंज हो रहा है या सीपीआई चेंज हो रहा है तो? अगर चेंज हो रहा है तो हमें लीज पेमेंट्स चेंज करनी पड़ेगी ना, फिर हमें दोबारा लीज लायबिलिटी कैलकुलेट करनी पड़ेगी उसके हाँ। हिसाब से।
तो फिर इस केस में हमारा क्या है? वो भी चेंज होगा। RR, हाँ, तो RRO क्या है? रिवाइज पेमेंट्स, रिवाइज लीज टर्म, क्योंकि लीज टर्म लीज भी टर्म 4 ईयर। एंड हाँ, एंड और ओरिजिनल डिस्काउंट रेट। ओरिजिनल डिस्काउंट, अच्छा ठीक है, समझ गई मैं। ओके ओके, हाँ हाँ, वो डिस्काउंट करेंगे ओरिजिनल डिस्काउंट रेट पे नई लीज पेमेंट्स को और नए लीज राइट, टर्म में। राइट। ओके, ये लिखा हुआ है यार। हाँ, नेक्स्ट, जैसे इंडेक्स और अगर बेसिस पे नहीं है तो होल टाइम वेरिएबल है, यूजर्स परफॉर्मेंस है, तो लीज लायबिलिटी नील हो जाएगी वहाँ पे। ओके, ये होल टाइम मतलब होल इंक्लूड्स वेरिएबल है, यहाँ पे सारा कुछ वेरिएबल है। जैसे अगर जो सारा हमारा इन वेरिएबल। सब्सटेंस फिक्स था ना, वहां पे क्या था कि हाँ हाँ, मिनिमम 1 लाख भी है, 0 to 1 लाख में। मिनिमम था हाँ। इसमें कोई मिनिमम दिया ही नहीं होगा। हाँ, मिनिमम दिया नहीं होगा तो वहां पे जैसे लीज मतलब लायबिलिटी टू नील हो परसेंट ऑफ, जाएगी। बस खाली लिखा होगा 2% ऑफ सेल हर साल करना पड़ेगा। राइट। हम्म। नेक्स्ट क्या हो सकता है? मतलब इसी केस में अगर वेरिएबल अगर नहीं है तो मतलब इन सब्सटेंस में हमें चेक करना पड़ सकता है वहां पे। हम्म। तो ये भी हो गया। नेक्स्ट, लीज इन रेजिडुअल वैल्यू गारंटी क्या हो सकती है? जो गारंटी कौन करता है? लेसी करता है लेसर को, कि मैं अगर तुम्हें लेसर वैल्यू को कम होगी तो मैं तुम्हें पे कर दूंगा एट द एंड ऑफ द पे यूजफुल लाइफ करूँ। ऑफ द एसेट, यूजफुल अंडरलाइंग एसेट। लाइफ, और थर्ड पार्टी भी कर सकता है आरबीजी तो। हम्म। राइट, मतलब कोई और पार्टी भी उसके बिहाफ पे पे कर सकता है आगे। भी आप पे कर सकती है। हाँ। लीज इंसेंटिव क्या होता है? इस केस में क्या होता है? लेसर होता है, कुछ रीइंबर्स कर देता है पोर्शन लेसी को, अपफ्रंट लेसी कैश को। पेमेंट्स कर देता है, या ट्रांसपोर्टेशन की अगर कोई कॉस्ट है जो अंडरलाइंग एसेट आ रही है तो उसकी वो बियर कर लेता है वहां पे। हम्म। तो उस केस में क्या करेंगे एफसी? लीज इंसेंटिव का ट्रीटमेंट। इसको तो इसको तो फिक्स पेमेंट्स में से लेस कर देंगे ना, फिक्स पेमेंट्स में से रिड्यूस कर देंगे। लीज इंसेंटिव को लीज पेमेंट्स में से रिड्यूस। लीज पेमेंट में से रिड्यूस कर देंगे। और हम्म। और या तो ये भी करा जा सकता है कि इसको जब हम एंट्री पास करते हैं तो इसको बैंक में पे करके दिखा दो, तो ना उसके अंदर इफेक्ट जाएगा हमारे उसके अंदर आरयू एसेट के अंदर। हम्म, करेक्ट। और इसके अंदर लीज जो हमें फाइनेंस लीज के केस में है तो हमें नेट इन्वेस्टमेंट की लीज की वैल्यू भी डिक्रीज करनी पड़ेगी, डिक्रीज करनी पड़ेगी, हाँ और हाँ फ्रॉम हाँ, लेसर लेसर पर्सपेक्टिव। लेसर पर्सपेक्टिव से। हाँ, और अगर लीज इंसेंटिव अगर ऑपरेटिंग लीज का केस होगा तो उसे डेफरमेंट करनी होगी ओवर द लीज टर्म। पेबल, राइट। राइट। और इस ठीक है। नेक्स्ट, लेसर अकाउंटिंग, लेसी अकाउंटिंग करते स्टार्ट। हाँ लेसी हाँ, अकाउंट में सबसे पहले लेसी हमें क्या अकाउंट। करना होता है? डिटरमाइनिंग द लीज टर्म, जो हमने कर लिया कि रेंट फ्री डेटर पीरियड लीज टर्म। कैंसिलेबल वो सब कर लेंगे। नेक्स्ट लीज आगे पेमेंट करा डिटरमाइनिंग द लेंगे। लीज पेमेंट्स, लीज पेमेंट्स। डिस्काउंटिंग रेट निकालेंगे, आरओयू एसेट एंड लीज लायबिलिटी अकॉर्डिंगली आर मेजर कर देंगे। नाउ, अब डिस्काउंट रेट कौन सा यूज करेंगे यहाँ पे फॉर लेसी? वैसे तो हम यूज करेंगे इम्प्लिसिट रेट ऑफ रिटर्न ऑफ लेसर। यस, बट अगर वो अवेलेबल नहीं है तो इंक्रीमेंटल रेट ऑफ बोरोइंग रेट ऑफ लेसी यस। अगर भी आर रेट ऑफ लेसी। इम्प्लिसिट इन लीज अगर हमारे पास अवेलेबल है तो हम दैट विल अवेलेबल यूज, नहीं है, हाँ वो अदरवाइज लेसी इंक्रीमेंटल बोरोइंग रेट। इंक्रीमेंटल बोरोइंग रेट। हम्म। और इसमें से अगर हमने कोई पेमेंट अगर लीज कमेंसमेंट से पहले अगर पे कर दी थी, कमेंसमेंट डेट से वो पहले। तो, हाँ हाँ, वो तो पहले ही हट जाएगी। हम्म, यस। नो, अब लेसी की लीज क्लासिफिकेशन क्या है? ओनली फाइनेंस लीज, क्योंकि अर्लियर ओनली एएस के अंदर फाइनेंस वहां पे लीज। उसके पास ऑप्शन होता था वहां पे कि फाइनेंस है या ऑपरेटिंग लीज है, हाँ, बट कि यहाँ पे फाइनेंस या कोई नहीं है। ऑपरेटिंग है, फैक्टर चेक करके। अब इनिशियल मेजरमेंट और रिकॉग्निशन हमें क्या करनी होती है? एट कमेंसमेंट डेट हमें रिकॉग्नाइज करना होता है आरओयू एसेट एंड लीज लायबिलिटी। अब लीज लीज लायबिलिटी क्या होती है? लायबिलिटी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट्स ओवर द लीज टर्म पेमेंट्स एंड ओवर द यूजिंग द लीज टर्म डिस्काउंट रेट। डिस्काउंट। ये हमारी आ जाएगी लीज लायबिलिटी की वैल्यू यहाँ पे। अब लीज लायबिलिटी की लीज वैल्यू लायबिलिटी सिमिलर, अब हमें आरओयू एसेट को मेजर करना होता है कॉस्ट पे। आरओई एसेट में कॉस्ट पे, हाँ, और उसमें चीजें ऐड हो जाती हैं आरटीएलएस। यस, पीवी ऑफ लीज लायबिलिटी इनिशियल प्लस इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट, इनिशियल decommissioning डायरेक्ट liability, कॉस्ट, prepaid डिकमीशनिंग, lease payments और minus lease प्रीपेड incentive if any। लीज इंसेंटिव इफ एनी, हाँ। हम्म। और सब्सिक्वेंट मेजरमेंट किसकी करोगे आरओई एसेट पे? मतलब सब्सिक्वेंट सब्सिक्वेंट मतलब। मेजरमेंट ऑफ आरओई एसेट हम्म। किस पे करोगे? कैसे करोगे यार? सब्सिक्वेंट मेजरमेंट तो हम फिर वही देखेंगे ना, क्या बोलते हैं उसको, आरआरओ जो तुमने लिखा था। सब्सिक्वेंट मेजरमेंट वो नहीं, मैं आरओई एसेट को रिवैल्यूएशन मॉडल पे ले सकते हैं या कॉस्ट मॉडल पे लूंगा? अच्छा, नहीं नहीं, कॉस्ट मॉडल, रिवैल्यूएशन मॉडल पे भी ले सकते हो, कॉस्ट मॉडल पे भी ले सकते हो।
रिवैल्यूएशन मॉडल पे कैसे लूंगा? रिवैल्यूएशन मॉडल, रिवैल्यूएशन मॉडल पे ले सकते हैं रिवैल्यूएशन मॉडल पे। ले सकते हैं। हाँ, अगर मतलब वो चेक किसी करेंगे। एसेट जो उसने लेसी, क्योंकि हम जब इसकी प्रेजेंटेशन या डिस्क्लोजर करेंगे जो फाइनेंशियल्स के हम्म अंदर बैलेंस शीट में, तो हमें एक क्लास ऑफ एसेट भी हम्म। देखनी पड़ेगी, पीपीई की कौन सी क्लास के एसेट के साथ है, तो हमें उसका डिस्क्लोजर भी उसी अकॉर्डिंग करना पड़ेगा वहां पे। जो फाइनेंशियल्स हमारे बनते हैं तो पीपीई का जो होता है, अब लीज एसेट के केस में आरओई हाँ, एसेट, लीज वो हमारा एसेट। एक जो और एफएआर का स्केड्यूल बनता है उसी के अंदर हम नीचे शो कर देते हैं वहां पे पीपीई शो आरओई कर देते एसेट। हैं। हम्म। तो हमारे पास मतलब सब्सिक्वेंट मेजरमेंट ऑफ, मतलब इसी के अंदर हमारे पास ऑप्शन है, जैसे पीपी, अगर पीपी है या इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है, ये भी हम्म। डिपेंड करता है कि जो अंडरलाइंग एसेट है वो पीपी ही ओके, है या हाँ, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है। ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है, राइट। हाँ। अगर हमने जैसे किसी को आगे सब लीज मतलब कर दी लेकिन अगर, उस, हाँ, अगर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी होगी तो रिवैल्यूएशन मॉडल तो अप्लाई नहीं होगा। राइट, बट अगर पीपी होगी तो उसके अंदर तो इवेल्यूशन मॉडल हम रिवैल्यूएशन अप्लाई कर सकते हैं, अप्लाई ईमेल है। हो जाएगा, हो जाएगा। हम्म। और कॉस्ट मॉडल है तो लीज और डेप्रिसिएशन एंड तो पेमेंट लॉस। डेप्रिसिएशन हम्म। और करना है। रीमेजरमेंट, अगर कोई मॉडिफिकेशन हुई है तो वो असेसमेंट करेगा, अभी तो हम आगे भी करेंगे यहाँ पे। लीज लायबिलिटी के केस में क्या हो सकती है, वहां पे कैरिंग अमाउंट इंक्रीज डिक्रीज हो सकती है, ड्यू टू इंक्रीज होगी वो तो। एंड हाँ। मॉडिफिकेशन और रीअसेसमेंट अगर होती है, सिमिलर बेसिक टर्म्स है। हम्म। और हाँ, इस केस में क्या है, जब इंडेक्स 116 लगाएंगे हम डेप्रिसिएशन लगाएंगे, तो डेप्रिसिएशन अब किस पे लगाएंगे? अंडरलाइंग मतलब जो इकोनॉमिक लाइफ है ऑफ अंडरलाइंग एसेट और लीज टर्म। लीज टर्म पे, विच एवर इज लोअर यूजफुल विच लाइफ एवर ऑफ इज। अंडरलाइंग एसेट। लोअर हम्म। लोअर शॉर्टर, मतलब शॉर्टर। आरओयू एसेट को। हाँ, आरओयू एसेट को मतलब इकोनॉमिक लाइफ ऑफ आरओयू एसेट जो अंडरलाइंग एसेट है, या फिर हम्म। लीज टर्म विच एवर इज शॉर्टर, उस पीरियड पे वो करेंगे ना, और डिप्रिशिएट। लेसी के पास अगर परचेज ऑप्शन एक्सरसाइज करने का ऑप्शन है, इन दैट केस। तो वो उसके हिसाब से फिर जब भी वो फिर रीअसेस होती रहेगी। अगर उसे कमेंसमेंट डेट पे लगता है कि हम जितनी भी उस समय उसकी लीज टर्म आएगी, तो वो ऐड हो जाएगी। मतलब लीज टर्म के अंदर हम परचेज ऑप्शन ऐड करते हैं। नहीं नहीं, तो पेमेंट में होता है। हम्म। तो अब अच्छा, ओके, नहीं, उस समय फिर इकोनॉमिक लाइफ ही ली जाएगी अगर उसके पास परचेज ऑप्शन है। तो और वो रीजनेबली सर्टेन है कि वो एक्सरसाइज करेगा, तो फिर हम्म, उसकी इकोनॉमिक लाइफ ही ली जाएगी, उसकी आरओयू एसेट की। इकोनॉमिक लाइफ ली जाएगी। हम्म। करेक्ट। अगर यहाँ ध्यान रखना है, ओनरशिप एसेट अगर जब लीज टर्म में अगर ट्रांसफर हो रही है और वो रीजनेबल सर्टेनिटी है वहाँ पे कि लेसी एक्सरसाइज करेगा उस ऑप्शन को, तो हम उसका जो एक्सरसाइज करेगा। डेप्रिसिएशन फॉर डेप्रिसिएशन पर्पस, उसकी हम टिल यूजफुल लाइफ चार्ज कर देंगे वहाँ पे। टिल यूजफुल लाइफ, ओके। एक सेकेंड रुकना, मैं इसको नोट कर दूं, जरूर मैंने लिखा हुआ नहीं है। हम्म। बता देना जब कर लो। हाँ हाँ, ठीक है। हम्म। बात हो जाए। और जो तुम पहले से ही कह रही थी कि अगर कमेंसमेंट मतलब दोनों की लाइफ अगर अर्लियर है तो जो भी एंड ऑफ यूजफुल लाइफ और एंड ऑफ लीज टर्म विच एवर इज अर्लियर। लीज टर्म विच एवर इज शॉर्टर, हाँ, सही हम्म। है। बट यूजफुल लाइफ किसी केस में अर्लियर हो सकती है बिफोर लीज टर्म। हाँ, यूजफुल लाइफ हम्म। अगर वो हम्म। किस केस में होगी, यूजफुल लाइफ अर्लियर देन लीज टर्म। यस। मे बी कोई मशीनरी हो, मे बी कोई, मशीनरी हो। हम्म, ओके, तो पता उस नहीं केस में कैसे यार। काउंटिंग करोगे, चलो थोड़ा सा इसके यहाँ पे डिस्कस करते हैं इस पे। हम्म। पर बताओ।
एग्जाम्पल लेते हैं चलो। 2 lakhs मंथली और 10 years की लीज की टर्म है। ठीक है। और डिस्काउंट रेट 10% नॉर्मल के लिए। अब बताओ मेजरमेंट किस पे करेंगे? वो तो हम 10 years पे मतलब मैं वो बताऊं लीज लाइबिलिटी अमाउंट। रख देते हैं चलो। तो इस केस में जैसे हमने जब लीज लाइफ अगर हम रिपेयर मेंटेनेंस करें तो हमारी लीज टर्म की लाइफ, जो यूजफुल लाइफ है वो भी इंक्रीज हो सकती है। और प्रैक्टिकली होता भी है वहां पे कि अगर जैसे साइड बाय साइड अगर प्रॉपरली, जैसे अगर एग्जांपल दे, ये जो लीज ये लिफ्ट होती है वहां पे, लिफ्ट या कोई मशीनरी होगी उसकी 20 साल की लाइफ है वहां पे, अगर हम उसकी साइड बाय साइड प्रॉपर मेंटेनेंस करते रहे तो उसकी लाइफ, यूजफुल लाइफ और इंक्रीज हो सकती है वहां पे। और इंक्रीज हो सकती है, हाँ। तो हमें ये असेसमेंट भी करनी पड़ सकती है वहां पे, अगर जितनी भी वैल्यू बची है, अगर लीस्ट यूजफुल लाइफ हमारी एक्सटेंड हो रही है नहीं हो रही, तो उसकी ये असेसमेंट भी हम्म। रिक्वायर्ड होगी पहले। और ये यूजफुल लाइफ एज पर कंपनीज एक्ट लेंगे, क्या क्या लेंगे हम? यूजफुल कंपनीज एक्ट लाइफ। में यूजफुल लाइफ ही होती है, क्या होती है? यूजफुल लाइफ तो मेरे ख्याल से हम प्रॉपर उस तरीके से देते हैं ना, जिस तरीके जो हमारे एसेट की लाइफ है, कंपनीज एक्ट से तो नहीं लगता। उस कंपनीज तरह की एक्ट वाली बल्कि लाइफ इंडेक्स नहीं ने लेते हैं खुद ही उसमें। प्रिस्क्राइब कर रखी होगी। किसने? इंडेक्स इंडेक्स में भी तो प्रिस्क्राइब्ड है ना, जैसे फेयर वैल्यू का अलग स्टैंडर्ड है। तो यूजफुल लाइफ का ऐसे कौन सा यूजफुल स्टैंडर्ड लाइफ, है? यूजफुल लाइफ ऐसे स्टैंडर्ड तो नहीं है, बट किसी ना किसी में होगी। हम्म शेड्यूल के हिसाब से लेंगे, शेड्यूल 3 के हिसाब से। शेड्यूल 3 के हिसाब से तो मतलब कंपनीज एक्ट ही आ गया। हाँ, कंपनीज एक्ट ही आ गया। हम्म बताओ। तो मतलब उस केस में क्या होगा कि एसेट की आर एसेट की वैल्यू नील हो जाएगी, लेकिन एसेट हमारे पास हो भी सकते हैं नहीं भी वहां पे। ओके। हम्म अब मान लो ये हो सकते हैं यहाँ पे कि जो मतलब हमारे पास एसेट थी, 7 साल तक हमारी हाँ। उसकी यूजफुल लाइफ थी, हमने उसको डेप्रिशिएट हम्म। कर दिया, लेकिन हम अब हम्म। उसने जो लेसन थे उसने एसेट चेंज कर दी वहां 3 साल के लिए। ऐसे चेंज कर दिया। हाँ, मतलब एसेट की यूजफुल लाइफ खत्म होगी तो उसने बोला मैंने रिप्लेस कर दिया तुम्हें। नहीं तो फिर तो न्यू एसेट आएगा ना, न्यू लीज हो जाएगी। न्यू लीज होगी। हाँ, क्योंकि एसेट चेंज हो गया। एसेट चेंज हो गया तो लीज लाइबिलिटी, पुरानी लीज लाइबिलिटी को करते रहेंगे और न्यू लीज लाइबिलिटी को चलाते रहेंगे, वापस क्रिएट करें। वापस जैसे क्रिएट करेंगे। जैसे तो मतलब हमने क्या किया होगा, हमने पहले एंट्री ये हम्म। की थी, आर यू डेबिट टू लीज लाइबिलिटी, लीज राइट? लाइबिलिटी। हम्म। हम्म। अभी करंट लीज लाइबिलिटी मान लो कितनी थी, 147, और हमारी 7 साल की लाइफ थी, तो मान लो ये अप्रोक्स बेस पे मान लो 50 लाख बची है अभी। ठीक है, ठीक आर है। यू जीरो हो चुकी है। हम्म। ठीक है, अब लेसर ने क्या किया, हमें एसेट एक्सचेंज कर दी, उसकी यूजफुल लाइफ खत्म थी, तीन अच्छा। साल की उसने हमें नई लाइफ को पीएम दे दी। हम्म। ठीक है, तो उस केस में क्या करोगे? हम्म। अ, अगर हमें नई नई एसेट दे दी, हाँ। उसी लीज के लिए, उसी लीज के एसेट के रिप्लेसमेंट के लिए, हम्म तो मेरे ख्याल से इस वाली लीज को हम लोन में कन्वर्ट करेंगे। लोन और में कन्वर्ट न्यू कर लीज देंगे, को तुम्हें कुछ पेमेंट नहीं करनी हाँ। अब। पेमेंट मतलब जो एनुअल पेमेंट्स है वो तुम 24 lakhs वो करती वो रहोगी। तो हाँ, वो होती रहेंगी। हम्म बस अब वो ROU एसेट की जगह उसका लेसर का नाम आ जाएगा, उसको पेबल हो जाएगा। इसको आर ओ एस किसका हो जाएगा पेबल? मतलब कि अब हमें उसको पे करना पड़ा करेगा ना, क्या नाम है, हमारे क्रेडिटर को। हम्म मतलब हमारा लेसर एक तरीके से हमारा क्रेडिटर बन जाएगा, या ओके। जिसको हमने लोन जिससे अच्छा तुमने, हमने लोन हाँ लिया। ठीक है, तुमने बोला था हम एक नया आर ओ एसेट क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। हम्म। ठीक है, आर ओ एसेट डेबिट टू, क्या करोगी? टू लीज लाइबिलिटी, नई वाली लीज लाइबिलिटी। पुरानी वाली? पुरानी वाली को तो हम पेबल में कन्वर्ट कर देंगे ना, और फिर उसके पेमेंट्स जाते रहेंगे। टेबल में क्रिएट कर दोगे तुम? हम्म। डेयरी का ऑर्गेनाइज कर रही हो?
हाँ, डी रिकॉग्नाइज। डी रिकॉग्निशन कौन से इंडेक्स के अकॉर्डिंग होता है? रिकॉग्निशन। इंडेक्स 116 में डी रिकॉग्निशन है? डी रिकॉग्निशन इंडिया 116 में तो नहीं है। तो फिर तुमने डी रिकॉग्निशन कैसे किया? तुमने तो ये किया था ना, एल एल डेबिट टू लेसर। हम्म। जैसा, हाँ। ठीक है, 50 लाख जितनी अमाउंट पेंडिंग थी। और तुम अब कह रही हो तुमने नया आरई एसेट क्रिएट करना है, न्यू। और टू में किसको डालोगी? लीज लाइबिलिटी को, राइट? हाँ। तो मतलब तुम्हें एक ये भी हटानी है और एक लेसर को भी पेमेंट करनी है। हाँ, तो लीज बैंक में लाइबिलिटी क्या को जब होगा? हम लीज लाइबिलिटी को जब हम हटाते हैं तो उसकी एंट्री क्या होती है जब हम पे करते हैं? लीज लायबिलिटी की। या अब ईयर वो एंड पे, कोई भी एक ईयर एंड पे एंट्री बता दो मेरे को, क्या बनेगी? ईयर एंड पे तो एक तो हमारी बंदी बैंक अकाउंट है पे, वो सॉरी, क्या कह रही हूँ मैं। बताओ बताओ। एक तो हम पहले लीज पेमेंट्स देंगे अपने। उसकी एंट्री क्या होगी? लीज लायबिलिटी टू, क्या बोलते हैं उसको, बैंक अकाउंट। टू बैंक। इंटरेस्ट। इंटरेस्ट पहले डेबिट कर दो इंटरेस्ट को। इंटरेस्ट डेबिट। हम्म, हम्म। ये तो चलो आ जाएगा, ठीक है। तुमने मान लो जैसे ठीक इस है। केस में 24 लाख पूरे पर एनम पे किए थे, ट्वेंटी पे कर। उसमें से कुछ हाँ। पोर्शन जैसे इसमें इंटरेस्ट का आ जाएगा। मान लो आ गया 5 लाख। 5 लाख। बाकी हमारा बैलेंस बचा। वो लीज लाइबिलिटी हो जाएगी। हम्म। ठीक है। हाँ। हाँ। अब ये होता रहेगा। अब तुमने क्या किया था, आर यू एसेट टू लीज लाइबिलिटी, वो उसके इसमें तुम्हें ये 3 एंट्रीज पास करनी पड़ेंगी। अब जो रिमेनिंग 3 ईयर्स हम्म। हम्म। है, लेसर को कैसे हटाओगे फिर? तुम तो लीज मतलब लेसर लाइबिलिटी को तो। तुम तो ऐसे हटाओगी ना, जो ऊपर वाली लीज लाइबिलिटी जो तुमने ये क्रिएट कर रखी है। हम्म। ये तो तुम इसको टू ऐसे बैंक हटाओगे ना, करके। ये नीचे वाली बैंक एंट्रीज पास कर, इंटरेस्ट लीज लाइबिलिटी टू बैंक। हम्म। टू बैंक, जिससे ये हाँ। वाली एंट्री नॉक ऑफ हो जाएगी, पूरी लीज लाइबिलिटी वाली। ये लेसर कब हटेगा फिर? हम्म। जब हम एक न्यू एंट्री पास करें लेसर टू बैंक करके, जो एंट्री पास करेंगे उससे ये वाली एंट्री नॉक ऑफ हो जाएगी। लेसर डेबिट टू। बैंक। तुम कितने पे करोगे? 1 करोड़ पे करोगे या 50 लाख पे करने तुम्हें? 50 या लाख ही पे 60, करेंगे। मतलब तीन तीन मतलब कितने हो गए, उसके 72 जितने भी लैक्स। इंस्टॉलमेंट्स बचे हैं, हाँ, जितने। ये तो चलो लेसर का तुमने ये वो थी, मान लो पीवी थी अमाउंट 50 लैक्स की, तो हम्म। लेसर को तुम अनवाइंडिंग करोगे अब लेसर को? हाँ, अनवाइंड करेंगे, इंटरेस्ट तो चार्ज करेंगे। लेसर के केस में टू लेसर को, क्रेडिटर के केस में कब अनवाइंडिंग करते हैं? नहीं, लेकिन वो हमारा लीज लायबिलिटी का इंटरेस्ट भी तो बचा हुआ है, वो भी तो पे करना पड़ेगा। कौन सा बचा हुआ इंटरेस्ट? जो पहली वाली लीज लीज लायबिलिटी थी, जो पहली वाली 50 लाख की जो ऊपर रिकॉर्ड हुई हुई है। अरे एक्चुअल में तो कितनी हुई थी, 147 की हुई थी ना लीज लाइबिलिटी तो। हम्म। वो 7 ईयर यूज करने के बाद रिमेनिंग लीज लाइबिलिटी की कैरिंग अमाउंट क्या थी आप एट 7 ईयर, एट द एंड ऑफ 50 लाख। 7 ईयर? वो 50 लैक्स है। हम्म। और आर यू एसेट है 0 पे। हम्म। ठीक है। ठीक है। तो आर यू एसेट की अब आगे मेजरमेंट कैसे होगी? मतलब तुम जैसे आर यू एसेट अब न्यू रिकॉग्नाइज कर दोगे तुम 20 लैक्स की पीवी वापस करके। जैसे अगर हम यही यहाँ पे हम्म। करें, कितनी थी, 24 लैक्स। हम्म। तो 1 2 3। 3 साल बचे हो ना, 3 साल। हाँ, ये हो जाएगी। आर यू एसेट की मेजरमेंट आ जाएगी 5968। ठीक है। हाँ। और सिमिलर वेज पे लीज लाइबिलिटी भी यही थी। हम्म। और तुमने फिर ये लीज लाइबिलिटी टू लेसर कर रखी है 50 लैक्स से पेबल। हम्म। ठीक है। अब तुमने क्या 72 लैख जो ये तुम्हें अमाउंट पे करनी है तीन, ये तो तुम इस हम्म। एंट्री से नॉक ऑफ करोगी जो ये वाली है। हाँ, ये वाली एंट्री से। तो ये कब नॉक ऑफ होएगी? ओके। ओ हाँ, करेक्ट। अब मैं बताता क्योंकि हूँ वो तुम्हें इस थोड़ी केस में। लीज लायबिलिटी नए थोड़ी आ जाएंगे सही में। हाँ। हम्म। मैं बताता हूँ, ये वाली एंट्री पास नहीं होगी। इस केस में क्या होगा, ओके। जो लीज लाइबिलिटी है वो डी रिकॉग्नाइज होगी एज पर इंडेक्स 109।
109, हाँ। क्योंकि वो हमारी फाइनेंशियल लाइबिलिटी है। लेकिन फाइनेंशियल इसमें एक ये लाइबिलिटी, ध्यान हाँ, रखना है फाइनेंशियल। कि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जो इंडेक्स 32 है उसके स्कोप में लीज स्कोप आउट है। एक्सेप्शन के साथ है लीज लाइबिलिटी की और एसेट के वहां पे भी है कि लीज लाइबिलिटी की डी रिकॉग्निशन, और वहां पे वो एज पर 109 होगी। 109 होगी। हाँ, ओके। तो 109 में क्या होता है, 10% टेस्ट होता है वहां पे, हम्म। कि 10% टेस्ट टेन फुलफिल होगा परसेंट या नहीं होगा, रिमेनिंग कैरिंग अमाउंट ओके। ओरिजिनल क्या होगी, क्योंकि डी रिकॉग्निशन हम उसके अकॉर्डिंग करेंगे। हम्म। तो वहां पे टेन ओके। परसेंट टेस्ट ये पास करेगा नहीं करेगा? ये वाला 10% टेस्ट यस। कर जाएगा, ये तो 10%, हाँ, कर जाएगा। कर जाएगा। तुम्हें याद है 10% टेस्ट क्या होता है? नहीं। तुम्हारे पास नोट्स है 109 के? हाँ है। इस कंसेप्ट कैसे को एक बार पता देखो, फिर 15-20 मिनट बाद एक बार देखते हैं, क्वेश्चन नोट कर लो, इसका सोल्यूशन कर लो, फिर डिस्कस करते हैं इसके आगे। चलो मैं मैंने इसका तुम्हें हिंट दे करती दिया, हूँ। अब इसके आगे लगेगा यहाँ पे डी रिकॉग्निशन का प्रिंसिपल एज पर इंडेक्स 109। और वहां पे तुम इसकी काउंटिंग कर देना इसके। अब वैसे भी एंड हो गया सेशन, हम ठीक है। 30 मिनट्स के बाद करते हैं इसको डिस्कशन प्रॉपरली। ओके, ठीक है, ठीक है। ठीक है। बताते हैं, ठीक है। ओके, चलो। ओके।